To stay updated, subscribe to TJA Academy. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज हम देखने जा रहे हैं सप्लाई कर्व ऑफ कॉम्पिटिटिव फर्म। कॉम्पिटिटिव फर्म मीन्स परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म एग्जिस्ट करती हैं उन्हें कॉम्पिटिटिव फर्म कहा जाता है। अच्छा, अब सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये सप्लाई कर्व का बिहेवियर आता कैसे है, वो ड्राइव कैसे होता है। इसके लिए हमारे जो प्रीवियस वीडियोस हैं उसमें हमने देखा है प्रॉफिट का, फर्म प्रॉफिट में कब है, ब्रेक इवन में कब है, लॉस में कब है, और फिर लॉस में हमने दो तरह के लॉसेस को देखा था, एक नॉर्मल लॉस और दूसरा एब नॉर्मल लॉस। वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट यहाँ एक उसमें फ्रेम में हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने बनाया ये आपके पास आ गया मार्जिनल कॉस्ट कर्व। ये आपके पास आ गया एवरेज कॉस्ट। ये आपके पास आ गया एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। क्योंकि हमने जितना भी प्रॉफिट, ब्रेक इवन, लॉस के केसेस देखे हैं वो सब इन्हीं के साथ हमने देखे हैं। तो हमने यहाँ पर तीन मेन कर्व डिस्कस ड्रॉ कर लिए, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट एंड थर्ड वन इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब मार्जिनल कॉस्ट तो गिवन है, आपको पता है परफेक्टली कंपैरेटिव फर्म प्रोड्यूस कहाँ करती है, उसके लिए कंडीशन होती है मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट देन मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीजिंग। तो मार्जिनल कॉस्ट तो हमारे पास है, हमारे पास क्या नहीं है, मार्जिनल रेवेन्यू। और हम प्रीवियस लेक्चर्स में ये देख चुके हैं कि परफेक्टली कंपैरेटिव अगर फर्म है तो यही उसकी प्राइस होती है, यही एवरेज रेवेन्यू होता है, यही मार्जिनल रेवेन्यू होता है। ये केस हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब अगर यहाँ पर हमें प्रोडक्शन करनी है और क्यू स्टार हमें फाइंड करना है ऑप्टिमम आउटपुट, तो मार्जिनल कॉस्ट तो मौजूद है, इंक्रीजिंग हिस्सा भी मौजूद है, क्या चीज़ नहीं है, मार्जिनल रेवेन्यू। तो मार्जिनल रेवेन्यू हमने ड्रॉ करना है और हम ये बात देख चुके हैं कि परफेक्ट कंपटीटिव फर्म का मार्जिनल रेवेन्यू ऐसा होता है, वही प्राइस होता है, वही एवरेज रेवेन्यू, वही मार्जिनल रेवेन्यू। अब इसी के डिफरेंट केसेस हम यहाँ डिस्कस करेंगे। लेट्स सपोज कि अगर प्राइस लेवल ये हो, AR इक्वल टू MR इक्वल टू P, ये लिखा हुआ है AR इक्वल टू MR इक्वल टू P। अब अगर इस कंडीशन में मैं देखूं तो मेरा प्रोडक्शन लेवल कहाँ पे होगा, आपने कहा मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट देन मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीजिंग। तो आप देख सकते हैं ये मार्जिनल रेवेन्यू है, ये मार्जिनल कॉस्ट है, ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है और इस पॉइंट के बाद मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज कर रही है, तो फर्म यहीं पर प्रोड्यूस करेगी। तो यहीं से आप निकाल सकते हैं क्या, Q स्टार, अगर प्राइस लेवल ये हो तो। अच्छा, अब हम प्राइस को चेंज करके देखते हैं कि अगर ये नहीं कुछ और होती। परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस सेम होती है, एक फर्म के लिए प्राइस सेम होगी क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में फर्म प्राइस टेकर होती है। हम यहाँ डिफरेंट केसेस कंसिडर कर रहे हैं डिफरेंट प्राइसेस पे। अगर प्राइस लेवल ये होता, ये भी AR इक्वल टू MR इक्वल टू P, तो ऐसी कंडीशन में हम देख सकते हैं कि ये वो पॉइंट है यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट बराबर है और मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। तो ये आपके पास Q स्टार होता अगर प्राइस लेवल ये होता। अच्छा, अगर प्राइस लेवल ये हो, AR इक्वल टू MR इक्वल टू P, तो ऐसी कंडीशन में फिर आप देख सकते हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट देन मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीजिंग। तो ये आपके पास क्या निकला, Q स्टार, ये Q स्टार आ गया। और अगर प्राइस लेवल ये हो, AR इक्वल टू MR इक्वल टू P, अगर प्राइस लेवल ये बन जाए तो अब आप यहाँ पर गौर से देखें कंडीशन क्या हो रही है कि
कि यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट बराबर तो है, और इस पॉइंट के बाद मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज भी कर रही है, लेकिन ज़रा आप उस लॉस की कंडीशन को ध्यान में रखें कि ये एक ऐसी प्राइस है जिसमें वेरिएबल कॉस्ट भी कवर नहीं हो रही, ये प्राइस लेवल वेरिएबल कॉस्ट से भी कम है। तो याद रखिएगा, जिस कंडीशन में हमने देखा था शॉर्ट टर्म में जो लॉसेस की कंडीशन थी, उसमें हमने ये लेक्चर्स में ये बात देखी थी कि अगर लॉस ऐसा हो कि जिससे वेरिएबल कॉस्ट भी कवर ना हो रही हो तो फर्म के लिए बेहतर होता है फर्म शट डाउन कर जाए, फर्म प्रोडक्शन को कंटिन्यू नहीं रखे। तो अब आप देखेंगे अगर प्राइस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से भी नीचे आ जाएगी, यानी वेरिएबल कॉस्ट भी कवर नहीं हो रही होगी, तो भले ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो यहाँ पे, लेकिन फर्म आउटपुट प्रोड्यूस नहीं करेगी। इसलिए अगर प्राइस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से नीचे है तो फर्म क्यू स्टार प्रोड्यूस नहीं करेगी, वो क्यू स्टार आउटपुट नहीं प्रोड्यूस करेगी। अच्छा, अब एक केस अगर हम इसका ये मिनिमम वाला पॉइंट ले लें, ये वही है प्राइस लाइन AR इक्वल टू MR इक्वल टू P। यहाँ पर एवरेज टोटल कॉस्ट के मिनिमम को टच करता हुई लाइन गुजर रही थी, तो ये ब्रेक इवन का केस था। ठीक है, यहाँ पर टोटल कॉस्ट कवर हो रही है, जो रेवेन्यू वही कॉस्ट है। अब यहाँ पर अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के मिनिमम से टच कर रही है तो इसका मतलब है ये एक ऐसी प्राइस है जिससे रेवेन्यू अगर आप हासिल करें तो वेरिएबल कॉस्ट कवर हो रहा है सिर्फ। मतलब क्या हुआ कि अगर इस पॉइंट पर प्रोड्यूस करेंगे तो इस पॉइंट पर प्रोड्यूस करने से वेरिएबल कॉस्ट कवर हो जाएगी, फिक्स कॉस्ट अभी भी कवर नहीं होगी। तो ये एक ऐसा पॉइंट है, ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर अगर फर्म प्रोड्यूस करे तब भी उसको फिक्स कॉस्ट अपनी पॉकेट से पे करनी है, और प्रोड्यूस ना करे तब भी फिक्स कॉस्ट अपनी पॉकेट से पे करनी है। तो यहाँ इस पॉइंट पर फर्म इनडिफरेंट हो जाती है, चाहे तो वो बिजनेस को कंटिन्यू रखे, चाहे तो वो शट डाउन कर जाए। क्योंकि इस पॉइंट पर शट डाउन की पॉसिबिलिटी है तो ये पॉइंट कहलाता है जहां पर प्राइस मिनिमम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होती है, ये पॉइंट आपके पास कहलाता है शट डाउन पॉइंट। शट डाउन पॉइंट। और ये पॉइंट जहां पर प्राइस टोटल कॉस्ट के बराबर हो जाती है, एवरेज टोटल कॉस्ट के बराबर, तो इसका मतलब जितना रेवेन्यू उतनी ही कॉस्ट है, तो इसलिए इस पॉइंट को कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन मीन्स नो प्रॉफिट नो लॉस। तो अब यहां पर एक चीज हमने गौर से देखनी है कि मार्जिनल कॉस्ट तो है हमारे पास और प्राइसेस भी हैं हमारे पास, डिफरेंट प्राइसेस, लेकिन प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट का इस कंडीशन को पूरा करना उसी वक्त इफेक्टिव होगा। पूरा करने का मतलब फर्म कब इस कंडीशन पर प्रोड्यूस कर मार्केट में सप्लाई करेगी, वो उसी वक्त करेगी जब प्राइस लेवल एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के मिनिमम और उससे ऊपर होगा। तब तो पॉसिबिलिटीज हैं कि फर्म प्रोड्यूस भी करे, फर्म सप्लाई भी करे। लेकिन अगर प्राइस लेवल एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से भी नीचे आ जाए तो इसका मतलब ये कंडीशन भले यहाँ पर मीट कर रही हो लेकिन फर्म प्रोड्यूस नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि वो फेस कर रही होगी एबनॉर्मल लॉस, और एबनॉर्मल लॉस की कंडीशन में फर्म मार्केट में स्टे नहीं करती, क्या कर जाती है, शट डाउन कर जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम फर्म की सप्लाई बिहेवियर को समझना चाहें तो फर्म कर क्या रही है। अब देखें, इसका मतलब मार्जिनल कॉस्ट, ये पूरा रेड मार्जिनल कॉस्ट है, लेकिन सप्लाई पूरे रेट पे नहीं कर रहा। सप्लाई सिर्फ और सिर्फ कहाँ कर रहा है, सिर्फ कर रहा है जहाँ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के मिनिमम और उससे ऊपर वाले हिस्से पर है, तब तो क्यू स्टार कर रहा है, उसके अलावा क्यू स्टार प्रोड्यूस नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये हुआ, याद रखिएगा, मार्जिनल कॉस्ट का वो पार्ट, ये पूरा मार्जिनल कॉस्ट है लेकिन सब पे मार्केट में वो सप्लाई नहीं कर रहा, तो मार्जिनल कॉस्ट का वो पार्ट जो कि स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के मिनिमम से। मार्जिनल कॉस्ट का वो पार्ट जो कि स्टार्ट होगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के मिनिमम से, ये हिस्सा जो मार्जिनल कॉस्ट का है, दिस इज कॉल्ड सप्लाई कर्व ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म। ये मार्जिनल कॉस्ट का पार्ट, ये जो पार्ट मार्जिनल कॉस्ट का है, ये परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म का क्या कहलाता है, सप्लाई कर्व। और अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, यहाँ रखूँ मैं प्राइस, यहाँ रखूँ मैं क्वांटिटी, तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ओरिजिन से शुरू नहीं हो रहा, ये खास लेवल के बाद से शुरू हो रहा है। और वो खास लेवल कौन सा है, जहाँ पर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट है। ये या इससे ऊपर प्राइस होगी तब तो सप्लाई होगी, अदरवाइज सप्लाई नहीं होगी। इसका मतलब प्राइस अगर इससे नीचे हो तो फर्म कोई भी आउटपुट प्रोड्यूस नहीं करेगी। तो अब अगर मैं इसको ड्रॉ करना चाहूँ तो एक इंटरसेप्ट मुझे लेना पड़ेगा, और वो कौन सा, वो इस इंटरसेप्ट को शो करेगा।
कि मिनिमम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और उससे ऊपर होगी तब तो फर्म प्रोड्यूस करके सप्लाई करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। तो मैं यहाँ से एक इंटरसेप्ट लूँगा ये कि कम से कम कीमत इतनी या इससे ज़्यादा हो तब तो फर्म सप्लाई करेगी, अदरवाइज फर्म सप्लाई नहीं करेगी। तो ये जो कर्व आपके पास आया ये बेसिकली फर्म का सप्लाई कर्व है और यही किसका पार्ट है, किसका, मार्जिनल कॉस्ट का। अब हम देखेंगे लॉ ऑफ सप्लाई। अच्छा, अब बिहेवियर तो हम देख चुके हैं पहले ही, क्वांटिटी, प्राइस, ये हमारे पास सप्लाई कर्व है। तो आप देख सकते हैं प्राइस का और क्वांटिटी का सप्लाई पर कैसा रिलेशनशिप आ रहा है, पॉजिटिव रिलेशनशिप आ रहा है। तो हम कह सकते हैं लॉ ऑफ सप्लाई क्या है, व्हेन प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीजेस एंड व्हेन प्राइस डिक्रीजेस क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीजेस, कीपिंग other factors remains constant। और ये जो कीपिंग अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट है ये टेक्निकली इकोनॉमिक्स के बुक्स में आपको मिलेगा, ये कहलाएगा सेट्रस पेरेबस। सेट्रस पेरेबस मीन्स कीपिंग अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट। तो अब यहाँ हमें क्या बात नज़र आ रही है कि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होगी क्वांटिटी सप्लाई में इंक्रीज होगा, जैसे जैसे प्राइस कम होगी क्वांटिटी सप्लाई कम हो जाएगी। ये बिल्कुल लॉजिकल है। जिस तरीके से हमने लॉ ऑफ डिमांड में देखा था कि प्राइस इंक्रीज होती है तो क्वांटिटी डिमांड कम हो जाती है, तो प्रोड्यूसर प्राइस इंक्रीज होने उसका बिहेवियर क्या होगा कि प्रोड्यूसर ये करेगा कि जब प्राइस ज़्यादा होगी तो मार्केट में ज़्यादा सप्लाई करने के लिए तैयार होगा ताकि उसकी रेवेन्यू ज़्यादा हो, उसकी प्रॉफिट ज़्यादा अर्न हो सके। तो लॉ ऑफ डिमांड का बिल्कुल अपोजिट है। लॉ ऑफ डिमांड कहता है प्राइस इंक्रीज क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज, क्योंकि कंज्यूमर एंड से था, जब उसको एक्सपेंसिव पड़ेगा तो वो कम लेगा। दूसरी तरफ प्रोड्यूसर को जितना ज़्यादा प्राइस मिलेगी वो उतना ज़्यादा सप्लाई करने के लिए तैयार होगा। तो ये आपके पास लॉ ऑफ सप्लाई। तो व्हेन प्राइस इंक्रीज क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज, व्हेन प्राइस डिक्रीज क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज, कीपिंग अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट। अब इसका अगर मैं शेड्यूल बनाना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से बनेगा, प्राइस क्वांटिटी सप्लाई 1 2 3 4 5 अगर मैं प्राइसेस रखता हूँ तो 10 20 30 40 50 10 20 30 40 50 ये क्वांटिटी आ गई है। जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज़ हो रही है क्वांटिटी सप्लाई में इंक्रीज़ हो रहा है, इसको ड्रॉ करूँगा तो कुछ इस तरह की शेप आ सकती है। अच्छा, अब हम दो चीज़ों को देखेंगे, उनका डिफरेंस, चेंज इन सप्लाई और दूसरा है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। टेक्निकल डिफरेंस है, आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। देखें जैसे ये आपके पास सप्लाई कर रहा है, ये आपके पास सप्लाई कर रहा है, और फॉर एग्जांपल अगर ये प्राइस 2 है तो यहाँ 20 यूनिट्स की सप्लाई की जा रही है, जो हमने अभी चार्ट बनाया था। यही प्राइस यहाँ पे ले लें, अगर प्राइस 2 है 20 यूनिट की सप्लाई की जा रही है। अब अगर क्वांटिटी में इजाफा हुआ, लेकिन क्वांटिटी में इजाफा होने का रीज़न क्या है, प्राइस है, यानी प्राइस बढ़ गई तो क्वांटिटी में इजाफा हो गया, प्राइस बढ़ गई तो क्वांटिटी नहीं, क्वांटिटी ज़्यादा आ गई। फॉर एग्जांपल प्राइस 2 से 4 हुआ तो क्वांटिटी 20 से 40 हो गई। अब ये जो क्वांटिटी में चेंज आया है किसकी वजह से आया, ये आया है इस प्राइस की वजह से। तो याद रखिएगा कि जब क्वांटिटी में चेंज आए किसकी वजह से, प्राइस की वजह से। जब क्वांटिटी में चेंज आए किसकी वजह से, प्राइस की वजह से। तो इस तरह के चेंज को कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। और जब भी चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई आता है कर्व चेंज नहीं होता, एक ही कर्व के ऊपर मूवमेंट शो हो रही होती है, क्योंकि इसमें जब चेंज आता है किसकी वजह से, प्राइस की वजह से, तो प्राइस की वजह से एक ही कर्व के ऊपर मूवमेंट आएगी, कर्व चेंज नहीं होगा। दूसरी तरफ अगर फॉर एग्जांपल प्राइस अपनी जगह मौजूद है, कोई और फैक्टर बदल जाता है, किसी और फैक्टर के चेंज होने की, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वजह से, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से, एक्सपेक्टेड जो सेलर्स हैं मार्केट में उनके आने की वजह से, किसी भी वजह से कोई ऐसा कर्व चेंज, ऐसा फैक्टर चेंज हो जाता है अदर देन प्राइस,
यहाँ तो प्राइस है ना, हम बात कर रहे हैं अभी ये तो प्राइस है, हम अभी बात कर रहे हैं किसकी, अदर देन प्राइस, प्राइस के अलावा किसी और फैक्टर की वजह से। तो याद रखिएगा जब प्राइस के अलावा किसी और फैक्टर की वजह से क्वांटिटी में चेंज आए तो अब एक ही कर्व के ऊपर मूव नहीं करते, अब कर्व शिफ्ट हो जाता है। अगर फैक्टर ऐसा चेंज हुआ है कि सप्लाई में इजाफा हो गया है तो कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ये इंक्रीज है, और अगर सप्लाई में कमी आ गई तो लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, ये डिक्रीज। याद रखिएगा ये अपवर्ड डाउनवर्ड नहीं है, या राइट और लेफ्ट है। इसकी बुनियादी वजह ये है कि हमने क्वांटिटी को एक्स एक्सिस पे लिया हुआ है, तो जिस चीज़ का इंक्रीज डिक्रीज देखते हैं उसका एक्सिस देखते हैं। तो यहाँ पर क्वांटिटी हमने एक्स एक्सिस पे लिया हुआ है, तो एक्स एक्सिस राइट पर इंक्रीज होता है, लेफ्ट पर डिक्रीज होता है, इसलिए कर्व भी राइट और लेफ्ट मूव करेगा। तो हुआ क्या कि हमने क्या कहा, किसी थर्ड फैक्टर की वजह से यानी अदर देन प्राइस की वजह से इसमें चेंज आया तो कर्व शिफ्ट हो जाएगा, या तो राइट चला जाएगा या लेफ्ट हो जाएगा। और अगर क्वांटिटी में चेंज, अब प्राइस भले 2 है लेकिन क्वांटिटी फॉर एग्जांपल 40 हो गई एज्यूम्ड, ठीक है। तो अब ये जो क्वांटिटी का चेंज आया तो याद रखिएगा ये कहलाएगा चेंज इन सप्लाई। तो ये वो टेक्निकल डिफरेंस है कि अगर प्राइस की वजह से चेंज आएगा तो आप कहेंगे चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, और अगर अदर फैक्टर की वजह से चेंज आएगा तो आप कहेंगे चेंज इन सप्लाई। इसी वजह से जब हमने लॉ ऑफ डिमांड लिखा तो वहाँ हमने यूज़ किया था व्हेन प्राइस इंक्रीज क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीजेज एंड प्राइस डिक्रीज क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज कीपिंग अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि हम अब प्राइस फैक्टर को कंसिडर कर रहे थे। और फिर उसके बाद हमने ये देखा कि हमने दो चीज़ों का मेन डिफरेंस कंसिडर किया, चेंज इन डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई और चेंज इन सप्लाई। मूव ये कहलाती है मूवमेंट along the curve, movement along the curve, और ये कहलाती है मूवमेंट across the curve, मूवमेंट across the curve। तो ये तो था हमारे पास सप्लाई कर्व और परफेक्टली कंपेटिटिव फर्म, ये कैसे ड्राइव हुआ, और फिर लॉ ऑफ सप्लाई, फिर उसके बारे में डिस्कशन। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। थैंक यू।